नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत का पारा चढ़ने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 फरवरी को पटना में हुए सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के नीचे समेटने का प्लान तैयार है। इसके बाद से ही पक्ष और विपक्ष यानी जेडीयू और बीजेपी के खेमों में गणित और केमिस्ट्री वाले राजनीतिक दलों की तलाश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जेडीयू गठबंधन 2024 के लिए नए तरीके और कलेवर के साथ तैयारी करने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने गठबंधन के साथियों को साधने के साथ नए दलों को अपने साथ लाने में जुट गई है। राजनीतिक पंडितों तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार बिहार में 2024 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन और बीजेपी महागठबंधन के बीच मुकाबला होगा। यह तमाम चर्चाएं तब शुरू हुई जब चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। अटकलें लगने लगी कि संभवतः कैबिनेट विस्तार में चिराग पासवान को मंत्री पद भी मिल सकता है। हालांकि अभी तक तो कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है। वहीं अब बिहार में जातिगत समीकरण की बात करें तो बीजेपी बड़े स्तर पर काम करने में जुटी है। चिराग पासवान के बाद बीजेपी अपने नए गठबंधन के साथी मुकेश साहनी को भी अपनी ओर लाने में जुटी हुई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी अपने महागठबंधन के लिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी और अन्य जातिगत गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। बिहार के मौजूदा हालातों के बारे में बात करें तो एक बार फिर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की राहें अलग हो गई हैं और एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल अस्तित्व में भी आ गई है। हालांकि यह तीसरी बार है जब नीतीश और कुशवाहा दोनों अलग अलग हुए हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि उनका रुख अब बीजेपी की तरफ हो सकता है, लेकिन अभी इस पर ना तो आधिकारिक बयान आया है ना ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के नेता यह कहते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेताओं से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पारी खेल सकते हैं। अटकलें यह भी लग रही हैं कि उनको भी आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की सुरक्षा मिल सकती है और वह भी बीजेपी द्वारा तैयार की जा रही गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होना है क्या नहीं, यह अभी से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा समय की राजनीति में कोई भी दल कभी भी पलटी मार सकता है। तो बिहार की सियासत आने वाले समय में किस करवट बैठेगी, ये देखने लायक होगा। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब राजदा के एक विधायक विजय मंडल ने दावा करते हुए कहा है कि अगले महीने होली के बाद तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उनको सत्ता सौंपेंगे। इस दावे के बाद राज्य के सियासी जगत में हलचलें तेज हो गई हैं। हालांकि जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने दावे को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। ललन सिंह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव 2025 में यह तय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। कुशवाहा ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान कर दिया और इसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा। मगर ऐसा पहली बार नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यू का साथ छोड़ा है। इसके पहले भी 2013 में वो ऐसा कर चुके हैं। तब उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव भी लड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा मोदी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी के गठन की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इस नई पार्टी का जनता दल यू में और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने चेहरे को बढ़ाने का विश्वास जताया तो पार्टी में विवाद हुआ, तो ललन सिंह ने बयान का मतलब समझाया। उपेंद्र कुशवाहा को बात इतनी चुभी कि नई पार्टी के साथ जेडीयू से दूरी बना ली। नई पार्टी बनाने के साथ ही पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना
सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्यौछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था। जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी, उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की सत्ता में शामिल दलों में आपस में ही तनातनी छिड़ गई है? अभी से ही 25 विधानसभा चुनाव के चेहरे की लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव में नेतृत्व को लेकर लल्लन सिंह के बयान के बाद तेजस्वी पहले तो पटना के सरकारी कार्यक्रम में देर से पहुंचे और जब आए तो सीएम नीतीश कुमार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उधर उपेंद्र कुशवाहा लल्लन सिंह के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बहाने जेडीयू में मची खींचतान का हवाला दे रहे हैं। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। चाहे स्थिति में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। जेडीयू में घमासान का ये सिलसिला 2 महीने पहले तब शुरू हुआ जब मंच से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कही। तेजस्वी की ही अगुवाई में महागठबंधन के अगला चुनाव लड़ने की बात कही। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना, आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इसी ऐलान के बाद जेडीयू के अंदर खाने हलचल शुरू हो गई और पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बागी रूप दिखाया, पार्टी से अलग होने के साथ ही भविष्य का एजेंडा बताया। उधर बीजेपी इस खींचतान के बहाने नीतीश पर हमला बोल रही है कि जदयू के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। ये 2015 के नीतीश कुमार नहीं, ये 2022 के नीतीश कुमार हैं जो केवल 44 विधायकों के नेता हैं, जो बहुत कमजोर हो चुके हैं और जो राजद की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जेडीयू और महागठबंधन में यह घमासान उस दौर में मचा है जब नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच उनके अपने ही संकट खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे जी हैं, बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सचिव मनोज लाल दास मनु जी हैं, उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी के नेता अफरोज आलम जी हैं और स्टूडियो में मौजूद है मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मनोज जी। ओके सर। जी मनोज जी, सवाल भी आपसे ही है। जी सर। एक तरफ महागठबंधन कर बनाने की बात हो रही है, महागठबंधन में आप सारी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल, अन्य जितनी भी विपक्षी बड़ी पार्टियां हैं सबको जोड़ेंगे नीतीश जी और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ही टूटती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए हैं, अलग अलग, कभी लल्लन सिंह जी कुछ बोलते हैं, जगनानंद जी कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बिहार में ही एकता नहीं ला पा रहे तो पूरे देश में कैसे लाएंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो जनता दल यू की टूट पर आपको बात कर ले जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यू में आए। आपके यहाँ टीवी सेट चालू है क्या? वो आवाज आपकी रिवर्स आ रही है, या तो आपके मोबाइल में बंद है सर जी, या तो उसका, इसलिए वो आए और गए तो कोई हम जनता दल यू में टूट नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये है जी कि देखिए, जहाँ परिवार रहेगा उसमें 10 भाई रहेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा ही जी, लेकिन उसका कोई असर जो हम पार्टी को, विपक्षी दल को एक करने में लगेंगे, क्योंकि सभी दलों का
एक ही लक्ष्य है, भाजपा के खिलाफ अपना रोष प्रकट करना। जी तो जो भाजपा के खिलाफ जो सभी दलों में रोष जी। हैं, उनको अगर हम एक जगह ले आते में सफल होते हैं जी। तो स्वाभाविक है कि भाजपा पस्त होगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी विपक्ष एकजुट हुई है, सत्ता में लोगों को जाना पड़ा है। जी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बार 13 दिन तो एक बार 13 महीना तब तक रहे कि जब तक सारे विपक्ष एक नहीं हुए। जी। और जैसे ही विपक्ष एक हो गए तो फिर उनकी सरकार बन गई। और यहाँ तो सारा विपक्ष का पक्ष और विपक्ष तो सर बिना गठबंधन के है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को छोड़कर चुनाव लड़ेगी तो बुरी बदतर स्थिति में चली जाएगी। अभी देश का एकमात्र स्थिति यही है कि बिना गठबंधन की कोई राजनीति नहीं हो सकती है। भविष्य को हमने नहीं देखा जी। है। और जनता दल यू बिहार में उनके जाने आने से कोई अंतर नहीं पड़ा। वे अपने लोगों को लेकर आए थे और अपने लोगों को लेकर निकल गए। और साथ ही उनके कई लोग हमारे ही दल में आज शामिल हो गए। इसीलिए सर हमें कहीं से नहीं कोई दिक्कत है। तो मनोज जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मनोज जी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उपेंद्र जी ने पहली बार नहीं छोड़ा, 2 बार और छोड़ चुके हैं, तो उनको बार बार आप फिर क्यों जनता दल यूनाइटेड में ले लेते हैं, जब जानते हैं आपके पलटू राम है वो? नहीं, देखिए राजनीति में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। अगर कोई व्यक्ति आता है तो नीतीश कुमार जी उसको सम्मान देते हैं। जी 3 बार वो आए, तीनों बार उनको सम्मान दिए। एक बार राज्यसभा भेजे, एक बार एमएलसी भेजे। अब इनको नहीं पचा तो गए दूसरे दल बनाए। हमारी शुभकामना है उनके साथ। चलिए, उनकी शुभकामना। आप एक बार फिर आएंगे आपके पास कि नीतीश कुमार जी को नेता मानेंगे नहीं मानेंगे सारे दल, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कविता जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कविता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कविता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, लेकिन आपकी आवाज धीमे है, थोड़ा सा लगता है आप काफी। आपने शायद म्यूट किया है। नहीं, मैं तो स्टूडियो में हूं, मैं कहां से म्यूट करूंगा? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी तो आ रही है। जी। मुझे नहीं, आपकी भी आ रही है, आपकी भी आ रही। ठीक। कविता जी, एक तरफ नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, केसीआर जी से मिल लिया, सीपीआई से मिल लिया, उन्होंने मुलाकात भी कर ली और एक तरह से उन्होंने ये भी मन बना लिया है और कहीं एक आध जगह स्पीच भी दे दिया है कि भाई अगला हम तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। ममता बनर्जी जी अलग कर रहे हैं, कह रही हैं कि माइनस कांग्रेस एक गठबंधन होना चाहिए। उधर केजरीवाल जी जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब एकता नहीं होगी तो कैसे मोदी जी को हराने की बात सोच रहे हैं आप लोग, जबकि राहुल जी ने पदयात्रा की, कांग्रेस देश भर में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो निश्चित तौर पे राहुल जी को नेता मानना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इन स्थितियों में एनडीए यानी मोदी जी, बीजेपी प्रसन्न है कि भाई जब एकता ही नहीं होगी, अभी आपको सामने मनोज जी ने कहा भी कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम परास्त नहीं कर पाएंगे। कविता जी, देश के 90 करोड़ मतदाताओं ने ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विभाजन देना। पिछली बार मात्र 1/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले 37.36% वोट ही भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी आवाज आपकी धीमी आ रही है। उन्होंने जी 37.36% वोट से 1/3 से भी कम वोट से उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन 70% वोटर जो दूसरी पार्टियों को, अदर पार्टियों को वोट देते हैं, यदि वो एक साथ आ गए तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस दिशा में महागठबंधन की जो बात कर रही हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे अन्य पार्टियां, और सब लोग एक मुट्ठी और ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगी।
और इस बात से तो आप भी सहमत है कि दुनिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जी। और बड़ा भाई होता है, सारे छोटे भाई उसी के नेतृत्व में साथ में आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जैसे देश भर में कई लाख लोग एक एक जगह खड़े होते रहे हैं, सब लोगों ने मिल के काम किया है जी। ऐसा लगता है कि पूरे देश की सभी पार्टियों ने नेतृत्व को स्वीकारा है और कांग्रेस पार्टी बड़े भाई का दायित्व का निर्वहन करते हुए इस महागठबंधन का नेतृत्व करेगी, ऐसा मैं दृढ़ विश्वास है और ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं। ममता जी आज से काफी दिनों पहले बोल चुकी हैं कि कांग्रेस माइनस विपक्ष एक हो, कांग्रेस के साथ एक होने पे मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। नीतीश जी अलग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस का कहीं वो नाम नहीं ले रहे हैं। वो केसीआर तक जिसे उन्होंने बैठ के बात कर ली, सपा से बात कर ली, लेकिन कांग्रेस से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़े भाई को जब छोटे भाई अस्वीकार कर रहे हैं तो एकता आएगी कहाँ से? आपने बहुत बढ़िया गणित, आपने कहा 37% मतों के साथ बीजेपी सरकार में है और बाकी के जो मत हैं 63% वो आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन आएंगे कैसे जब आप एक ही नहीं हो पाएंगे? कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है, आपको पता है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी छापे मार रही है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी खड़बड़ाहट है और कितने परेशानी में है कि ये सब एक हो रहा है। 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि वहां पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस पर विचार विमर्श होगा, रणनीति बनेगी कि 2024 में किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सदी की भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और आप देख रहे हैं कि आज देश की चाहे इकोनॉमी की बात हो, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी भारत में है। लगभग 1,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता और देश हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे से पीछे चला जा रहा है। तो मूल जो समस्याएं हैं वो देशवासी देख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 90 करोड़ जो हमारा वोटर है उसने पूरी ताकत से मन बना रखा है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, हजार बोलो वाली सरकार को और उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। जी बिल्कुल, आप तो बहुत से, चलिए आपकी संतुष्टि के लिए एक बार हम फिर मनोज जी के से पूछ लेंगे कि क्या राहुल जी को नेता मानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार अफरोज जी से भी बात कर लेते हैं। अफरोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी बिल्कुल आ रही है। जी अफरोज जी, विपक्षी एकता की बात हो रही है, प्रयास भी किया जा रहा है, मान भी रहे हैं लोग कि अगर सारे विपक्ष एक नहीं होता है तो मोदी जी को हटाना बहुत मुश्किल है, एनडीए सरकार को हटाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या आप पार्टी यानी केजरीवाल जी राहुल गांधी को नेता मान के चुनेंगे? त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात यह है, हमारी पार्टी का उदय आंदोलन से हुआ और आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी तो वो पहली मर्तबा सरकार बनाने के लिए दिल्ली में गए जी। और दिल्ली के लोगों को जो उनकी जरूरतें थी, जो उनकी प्रॉब्लम थी, 15 साल कांग्रेस ने राज किया था और उनके दावे थे कि बहुत अच्छी दिल्ली बना दी थी। उन दावों की पोल खोलते हुए हमने 36 सीटें जीती जी। और जीतने के बाद बिना अनुमति के कांग्रेस ने समर्थन भी दिया, हमने सरकार चलाई जी। और चलाने के जैसे ही मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लिया उन्होंने और जो वादे किए थे वो पहले ही दस्तखत में वो पूरे कर दिए, बिजली पानी वाला। हमने आपसे सवाल कुछ और कहा है, आप हिस्ट्री बता रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। सवाल का जवाब यही से शुरू होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता को कनेक्ट करने के लिए, जनता के वादे पूरे करने के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं को जो कर रहा है, अब आप उसका असर ये देखिए कि 3 मार्च से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आज की डेट में, आज ही के दिन हमारा दिल्ली का मेयर भी हो गया है। तो जनता के लिए काम किया। उसके बाद हमारी सरकार पंजाब में भी बन गई। तो ये सब हिस्ट्री मालूम है हमें, सबको मालूम है। बात आपसे कह रहा हूँ, हम आपसे कह रहे हैं क्या राहुल गांधी को नेता चुनेंगे आप? ये तो जनता तय करेगी। आप, हमारी बात का मतलब ये है कि कौन भारतीय जनता पार्टी से बराबर की टक्कर ले रहा है, उनकी नीतियों से और आम आदमी पार्टी की नीतियों से टकराव में कौन जीत रहा है, कौन उनको बुरी तरह हराने का दम रखता है। एक ही शख्स है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जो हर मोर्चे पे भाजपा को फेल करती आई है और उसका ताजा उदाहरण आज की डेट में दिल्ली का मेयर का चुनाव है। अगर दिल्ली तो मेयर, आप ये देखिए कि जनता के साथ एक अच्छी सरकार
कौन बना सकता है। बात चेहरे की नहीं है, बात विपक्ष की है। विपक्ष में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने डट के खड़ा हो, उनके कुशासन के विरुद्ध आवाज उठाए, उनकी नीतियों को बिल्कुल डिस्क्लोज कर दे, सामने रख दे पब्लिक के, और जो परेशानियां महंगाई से जनता जूझ रही है। अफरोज जी, आप कह रहे हैं जो जनता के सामने मजबूती से खड़ा हो, बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा हो। अभी राहुल जी की 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा हुई, आपको नहीं लगता है वो मजबूती से खड़े हुए हैं? और सबसे बड़ी पार्टी देश में, सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के हिसाब से वही है। और जहां तक है, आपने जहां भी सरकार बनाई, दिल्ली या पंजाब में, तो वहां कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करके आपने बनाई। इन स्थितियों में विपरीत ध्रुव हैं आप दोनों लोग। तभी तो मैं पूछ रहा हूं कविता जी को सुनाने के लिए कि क्या आप राहुल गांधी को नेता मानेंगे? मेरा मानना यह है कि अब इस तरह की गठबंधन की सरकारें, जनता को इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और दूसरी चीज, आप जिन वादों पे सरकार बनाते हैं, जनता आपको जिसलिए वोट करती है, अगर ऐसी बात है कि यात्राओं से सरकारें बनने बिगड़ने लगे, गठबंधन बनने बिगड़ने लगे, तो इनके तो अपने भी राज है ना कांग्रेस के, जहां पे ये सब सुविधाएं दे सकते हैं, फ्री बिजली, पानी, जो की मूलभूत सुविधाएं हैं। ये कहीं कोशिश करें तो जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करें। हमारा ये कहने का मतलब है कि हम जो अपनी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, सिर्फ जनता के हित की बात करते हैं। जनता का हित जहां जुड़ा होगा हम वहां जुड़े होंगे। कांग्रेस नहीं करती। मौके है ना कांग्रेस के पास। 70 साल से आपने राज किया, शासन किया, और कंट्रीज के अगेंस्ट इंडिया कहां पे है आज की डेट में, ये खुद देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया, लेकिन जो रफ्तार से होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था, चाइना के बराबर हम भी थे, लेकिन आज की स्थिति में चाइना कहां पे है, इंडिया कहां पे है। तो ये कोशिश अगर कांग्रेस ने की होती तो हम भी लेवल पे होते, तो हम आज भी तारीफ कर रहे होते कि हाँ कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। अब मोदी जी तो उनके भी ऊपर निकल गए, जो कुछ किया भी किया वो तो सब बेच दिया उन्होंने। तो अब मजबूती की बात ये है कि हम जो सामने डट, क्योंकि कांग्रेस पुरानी हो चुकी है, अब वो पैटर्न पुराने हो चुके, लोगों ने शासन उनका भी देख लिया। उस रफ्तार से अगर देश आगे बढ़ेगा कांग्रेस के हिसाब से, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। देश को की रफ्तार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ही बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से सुविधाएं देते जा रहे हैं जनता को मजबूत करते जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल। अगर वो केंद्र में आते हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस किनारे लग चुकी होगी और देश आगे बढ़ रहा होगा। देश विश्व के पटल पे आगे बढ़ रहा होगा। बिल्कुल अफरोज जी, आपकी बात में, स्वास्थ्य के मामले में और इंडिविजुअल मजबूती, लोगों के पास रोजगार होगा। चलिए अफरोज जी, ये बात आ गई है जो हम सवाल कर रहे थे, और आपने जो जवाब दिया उससे बात आ गई। कविता जी संतुष्ट हो गई होंगी। मनोज जी भी बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पे सबको, जब विपक्ष नहीं होगा तो 77 की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन एक बार गौरव जी से पूछ लेते हैं। गौरव जी, अगर कहीं सब एक हो गए तो 77 वाली स्थिति आ जाएगी? हाँ, ये अलग बात है कि उस समय कांग्रेस को अपदस्थ किया था, अब बीजेपी को करेंगे। देखिए, बहुत बुनियादी स्तर पे इसको समझने की आवश्यकता है। पूरा विपक्ष का कुनबा एक हो जाए, उसके बावजूद अब जो जनता इतनी वाइब्रेंट है, मीडिया इतनी वाइब्रेंट है कि जनता तय करेगी कि इस देश का नेतृत्व किसके हाथ में दिया जाए और कौन व्यक्ति सक्षम है इस देश को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा वैश्विक है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में विपक्ष के ये सारे दल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी एक नेता में वो कद नहीं है कि भारत के स्वाभिमान, सम्मान और विकास को वैश्विक स्पर्धा में खड़ा कर सके। बिहार के संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं, और बिहार में देखिए लगातार नीतीश कुमार जी डिक्लाइन हो रहे थे, उनका वोट ऑफ परसेंटेज गिरता चला जा रहा था, चुनाव दर चुनाव गिरता चला जा रहा था। आज उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का प्रश्न उठा है, क्योंकि इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को देख करके जनता ने वोट किया था, और उस समय तो 17 सीटों पर ही हम लड़े थे, गठबंधन में लड़े थे। लेकिन अब ये बताएं किसका चेहरा दिखा करके वोट मांगेंगे? अंततः वही स्थिति जदयू में आएगी जो महाराष्ट्र में शिवसेना में आई। तो मेरा ये सीधा मानना है कि नेतृत्व जनता पूरी तरह से मोदी जी को देने वाली है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अभी इस डिबेट में भी आप देख सकते हैं बहुत साफ स्थिति नजर आ रही है। अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं लोग, अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी विपक्ष में। विपक्ष का पूरा भानुमति का कुनबा पहले तो इकट्ठा ही नहीं होगा, और इकट्ठा भी हुआ
तो बिखर जाएगा। आप देखिएगा वही स्थिति होगी। ये इमरजेंसी के कालखंड के बाद का चुनाव नहीं है कि उस समय जनता में भी रोष था। आज जनता मोदी जी के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट खड़ी है, इसलिए ये कवायद करते रहे, ये अपने समीकरण बैठाते रहे, वोट ऑफ परसेंटेज जोड़ते रहे, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी। गौरव जी, वही तो रीजन है, अपना डफली अपना राग वो लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो बीजेपी देश में कर रही राज। नहीं, बीजेपी देखिए विकास का राज केवल अलाप रही है और विकास की गंगा बहा रही है। यही वजह है कि अभी हंगर इंडेक्स की बात एक प्रवक्ता ने किया कांग्रेस की, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना कोरोना काल में और अभी तक देना, ये हंगर इंडेक्स में भारत की तरफ से ये तमाचा है या नहीं है? ये देश वही देश है, कांग्रेस के कालखंड में भूख से लोग मर जाया करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संकल्प शक्ति ही है कि देश का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोया। और आज उत्तर कुल 140 करोड़ की आबादी में आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, बताइए, माने आप तो गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, राशन क्यों दिया? राशन कोरोना काल का 3 वर्ष का ये कालखंड कितना खतरनाक था। आप दुनिया में देखिए, यूरोप में रिसेशन है या नहीं है? 10% से ऊपर की महंगाई दर है। अमेरिका में है या नहीं है? 10% से ऊपर की महंगाई दर है। वहीं हमारे यहाँ महंगाई दर जो तय मानक है उससे नीचे है। और वहीं देश की अर्थव्यवस्था, आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो साफ दिख रहा है। 11वें नंबर से हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का ही ये नतीजा है। और ये अपनी डफली अपना राग, जैसा मैंने कहा, बजाते रहे, जनता उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे आपकी एक राय और टिप्पणी चाहिए, इसके बाद फिर एक बार मनोज जी के पास चलेंगे। यही दिख गया है कि विपक्षी एकता कितनी है। कांग्रेस, आप अभी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, नहीं तो वो भी ममता जी की बात करते हैं। ये तो सही बात है कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं है जी। अलग अलग, केजरीवाल भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है, उनकी राष्ट्रीय पार्टी अब बन गई है जी। वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं। 2 राज्यों में उनको सफलता भी मिल गई, लेकिन देखिए जगह जगह पर विभिन्न राज्यों की राजनीतिक जो है व्यवस्था, वहाँ का गणित अलग अलग है। आप बिहार में देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स तो है वहाँ पर जी, और इसी का जोड़ तोड़ जो है सभी पार्टियां करती हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या फिर जनता दल हो, यूनाइटेड जनता हो। देखिए कितनी पार्टियां हैं। अक्सर जो है, जो नीतीश कुमार पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब साथ नहीं हैं। पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी जिस तरह से बहुमत मिला बीजेपी को, उसके बाद फिर वो जो है राजद के साथ गए, फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो वहाँ का जो चुनावी गणित है, वहाँ का चुनावी व्यवस्था है, वहाँ अलग है। और लोग बताते भी हैं, या राजनीतिक उसमें कयास भी लगाया जाता है कि नीतीश जी मौसम विज्ञानी है और समय की धार देख करके वो पाला बदल लेते हैं। जहाँ तक रहा विभिन्न दलों का, जो अन्य दल है, उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जब चुनाव होता, उसके बाद जो है पिछली सरकार में मंत्री थे, उसके बाद उन्होंने अंत में छोड़ दिया पार्टी को, फिर आ गए नीतीश कुमार के साथ। अब रही बात जो टूट की बात की जा रही थी पिछले दिन में, आखिर नीतीश कुमार ने क्यों भारतीय जनता पार्टी से अपना जो गठबंधन से हटे और राजद के साथ जाके फिर सीएम बने? उसका एक कारण ये था, यहाँ की घटना, महाराष्ट्र की घटना। उनको इस बात का डर था कि कहीं महाराष्ट्र जैसी स्थिति न हो, कहीं एकनाथ शिंदे कोई नया न हो जाए यहाँ पर, इसलिए उन्होंने उस समय छोड़ दिया। अब रहा अगला चुनाव जो 2024 का आना है, उसमें एक बड़ा व्यापक जो है राजनीतिक गणित जो भी हो, वो राजनीतिक गणित हो सकता है, जिसमें जाति और व्यवस्था के हिसाब से शायद पार्टियां गठबंधन करें। जहां तक चिराग पासवान का, अब चिराग पासवान को तो लेंगे, उनको जेल दर्जे की सुरक्षा दे दिए, हो सकता है मंत्री बना दें, तो फिर पारस पासवान के क्या होगा? यानी दोनों जो है एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, भले चाचा भतीजे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर तो अवसर के हिसाब से लोग राजनीति करते हैं और उसी हिसाब से जो है चुनाव लड़ते हैं। मैं एक बात और गौरव जी की बात का कहूँगा कि भाई बाकी पार्टियां में जो बिखराव है और उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है, लेकिन जहां तक 2024 का चुनाव होगा, कहीं न कहीं क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय पार्टियां या कांग्रेस के साथ जाती हैं कि नहीं जाती हैं, एक जो है सवाल ज़रूर खड़ा करती हैं कि इनको किस तरह से, अगर सारे लोग मिल जाते हैं, एकजुट होते हैं, तो चुनाव लड़ने को भारतीय जनता को एक नई रणनीति बनाएगा। उनके पास एक बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं,
जिनका एक अपना जो है जनता के बीच सीधा कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं राजनीति में जिनको कि देखना होगा। और क्षेत्रीय गणित, जातीय गणित, और अभी तो आप देखिएगा, हमें लगता है कि पिछली बार कितना डिबेट हम लोग कर चुके हैं, राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की भी बात आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता बड़ी ही तरीके से कनेक्ट करेगी लोगों को, और ये विपक्षी दलों को एकजुट नहीं होते हैं तो जरूर परेशानी खड़ी हो सकती है। जी मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए सबको एक होना पड़ेगा और एक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो केजरीवाल जी के सबसे बड़ा संशय है। ममता बनर्जी जी हो सकता है मान भी लें, लेकिन जब तक एक नहीं होंगे, अभी अखिलेश यादव जी ने भी अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी जानते हैं मेहनत कर रहे हैं कि एकता आनी चाहिए। और ये राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा भी आई कि नीतीश जी अब सीएम पद से पीएम पद की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए विपक्ष को एक करने के प्रयास में हैं, लेकिन दिखता नहीं है। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही, बहुत बढ़िया आ रही। हाँ, मैंने शुरू में ही कहा जी, खुद कांग्रेस के हमारे साथी ने इस चीज को भी स्वीकार किया कि इतने प्रतिशत वोट लेके भाजपा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो इतना नहीं, वो 20% लेकर भी सत्ता में आ जाएगी जब विपक्ष एक नहीं होगी जी। और जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, तो नीतीश जी ने प्रयास तो किया ही है, राहुल जी से भी मिले हैं, केजरीवाल जी से भी बात हुई है, केसीआर से भी बात हुई है, और जो गठबंधन के साथी है विभिन्न लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी की कोई शिकायत नहीं करता हूँ। अगर हम बीजेपी के खिलाफ में हैं तो हमको एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं होंगे तो 18% वोट उसको जनता देगी, उसके बाद भी वो सत्ता में आ जाएगी। क्योंकि हम सब जगह वोट को काट के उनको जिताने का काम करेंगे। अगर सही मायने में हम भाजपा के खिलाफ हैं तो सब एक होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ये तो सभी शीर्ष नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, तभी समस्या का हल हो सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि मोदी जी विकास की गंगा बहा रहे हैं, एकदम बहा रहे हैं। 400 रुपया में गैस मिलता था, 1150 रुपया में मिल रहा है। 60 रुपया में पेट्रोल मिलता था, 114 रुपया में मिल रहा है। तो अब कितना विकास करेंगे? ये 80 करोड़ लोगों को 8 किलो 10 किलो चावल दे रहे हैं। इससे ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आप मत दीजिए 10 किलो चावल, आप कोई ऐसा रोजगार पैदा कीजिए कि 80 करोड़ में से 80 लाख लोगों को ही को रोजगार मिल सके। ये आप गरीबी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ आपदा में अवसर तो यही न खोजा गया त्रिपाठी जी कि जो लोगों का था सब जगह से लेना है, सरकारी कर्मचारी के वेतन से काटना है, सभी लोगों को देना है, तो यहाँ अपने से क्या हो पाता है? लेकिन प्रश्न अभी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा कितनी बह रही है, ये नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को 2019 में 51% देश की जनता का वोट मिला होता तो समझा जाता कि ये विकास के रास्ते पर है। इनका वोट और परसेंटेज 30-35 के बीच में है या 37 हो। अब इसको भी लोग अपना मोदी जी के विकास मान रहे हैं। मनोज मान लीजिए क्या कीजिएगा, लेकिन इतना जरूर आप याद रखिए, जब रस्सी का ऐंठन बढ़ता है तो वह टूटता ही है। तो विपक्षी एकता आज जरूर इन लोगों को लग रही हो कि ये ऐसे चल रहा है, वो अपना डपली अपना राग अलाप रहे हैं। हमको जरूर विश्वास है कि नीतीश जी सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने का जरूर काम करेंगे। लेकिन 51% में तो 520 सीटें ले जाते हो। बजा रहे हैं, बजाते रहेंगे,
दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है त्रिपाठी जी। तो विपक्ष अगर भाजपा के खिलाफ है तो थोड़ा अहम को भी छोड़ना होगा, थोड़ा बड़े भाई को भी अपना दिल को साफ करना होगा, छोटे भाई को भी बड़ा भाई का इज्जत और मान सम्मान देना होगा। और नीतीश जी इसी के लेकर काम कर रहे हैं। उनकी कोई मंशा नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो शीर्ष लोग चयन करेंगे। इसलिए अभी प्रधानमंत्री पद का कहीं से कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन मनोज जी अभी से तो ये होने लगी है ना बात कि अगर इनको नेता चुन लेंगे तो ये प्रधानमंत्री, भाई एक तो चुनना पड़ेगा ना आपको। आप पोस्टपोल गठबंधन में बच जाइए, पोस्टपोल गठबंधन में आप नहीं आएंगे, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर सभी दल भाजपा के खिलाफ हैं, अपने को बड़े बड़े ढींग हाँक रहे हैं, बड़े बड़े भोपू बजा रहे हैं, तो सबको एक जगह आना होगा त्रिपाठी जी। और इसी को एक जगह लाने के लिए नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें है कि अगर प्रयास हम करेंगे तभी न सफलता मिलेगी। तो समय आने दीजिए, उसका भी जवाब आपके सामने आ जाएगा। जितना लोग अभी इसको हंसी मजाक में ले रहे हैं वो उस समय इसी एकता के लिए सीरियस सब हो जाएंगे। चलिए एक और छोटा सा सवाल है, हम चाहेंगे उत्तर छोटा सा मिल जाए। सारे विपक्षी में जो अभी इनने पार्टी बना ली है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, LJP लोक जनशक्ति पार्टी, VIP विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये भी विपक्ष में है। क्या इनसे भी नीतीश कुमार जी बात करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा विपक्ष में नहीं है। वह जो है हमारे साथ ही है और हमारे साथ है, तो उनसे बात करने का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। चलिए LJP और VIP आप चलिए, दूसरा बात आपने कहा राष्ट्रीय लोक समता और रामविलास जी के दोनों गुट का, तो बीजेपी तो अंग्रेजों के समान फूट डालो नीति का काम कर ही रही है। चाचा को मंत्री बना दिया, भतीजा को जेल श्रेणी का सुविधा दे दिया। लग रहा था कि चिराग पासवान पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। अब तो अब वो उसके हिसाब, अभी तक तो ED और CBI का इस्तेमाल करती थी, अब जो है ये अपने गृह मंत्रालय का जो उनका सुरक्षा का जो है उसका भी करते हैं। कुछ दिन पहले मामला बनाने के लिए 1.5 दर्जन 2 दर्जन अपने भाजपा नेताओं के ऊपर खतरा है ताकि उनको वाई श्रेणी की सुविधा दिला दिए और 10 दिन के बाद उनको हटा लिए। ये 10 दिन जो 1 महीना जो रहे हैं इनके नेता, वो चारों तरफ काला ब्लैक कमांडो के बीच में घूमते थे। अब आज कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ये इनका पूछ डालो नीति डालो है। अब क्योंकि ये तो दोनों उन्हीं के साथ हैं, इसलिए उन दोनों से बात करने का कोई सार्थक पहल ही नहीं बनता है। मतलब इनसे बात नहीं की जाएगी। छोड़ के आएंगे तो जरूर उनसे भी बात की जाएगी। चलिए कविता जी, हमने जब आप पार्टी के प्रवक्ता हमारे अफरोज आलम जी बता रहे थे, मैं आपसे बार बार इशारा कर रहा था कि सुन लीजिए। हाँ, मनोज जी जरूर कह रहे होना चाहिए, और नीतीश जी अगर अगुवा होंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी उनका समर्थन करना पड़ेगा, बड़े भाई को भी दिल दिखाना पड़ेगा। चलिए, नहीं अगर मोदी जी को हटाना है तो बड़े भाई पीछे हो जाएं। आपकी आवाज धीमी आ रही कविता जी, थोड़ा सा माइक को पास में लाना पड़ेगा। हरियाली नजर आती है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी बनने के लायक है। मुझे हैरानी हो रही थी कि जिस देश में जून 2022 से कच्चा तेल 57 रुपया लीटर से घटकर 39 रुपया लीटर पर आ गया, पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। 18 रुपए लीटर घटने की पूरी गुंजाइश होने के बावजूद देशवासियों की जेबें काटी जा रही है। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को दाल चावल देकर और बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम अमीर बन गए। क्या देशवासी को सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि उसका पेट भर जाए? क्या यही इनकी नीति है? आज
पूरी दुनिया में भारत गरीबी में नंबर 1 पे जाने की स्थिति में बन गया, उसके बावजूद भी इनको जरा भी ये कहने में लाज नहीं आई और ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने पर तुले पड़े। आज ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने वाली सरकार को बाहर निकालना है और कांग्रेस नीति गठबंधन 2024 में देश की सत्ता पे आएगा और जनता के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए काम करेगा। और यह ध्रुव सत्य है, यह आपको दिखाई भी देने लगा होगा। इसीलिए आपने देखा ईडी हो, सीबीआई हो, छापे दर छापे, जहां भी कांग्रेस की सरकार वहां पे छापे पड़ते जाते लोगों को, और इनका पिंजरे का तोता छूट है विपक्षी नेताओं के। लेकिन कविता जी, सारे आंकड़े तब काम आएंगे जब आप लोग एक होंगे। जो बहुत बढ़िया आंकड़े आपने बताए, पेट्रोल डीजल से लेके और मुफ्त अनाज से लेकर के सारे पिंजरे के तोते, ये सारे तभी आएंगे काम जब आप एक होंगे। निस्संदेह मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। समय का इंतजार कीजिए, 1.5 साल का समय बचा हुआ है और पूरा 36% वोट लेकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वालों का सपना चकनाचूर होगा और 70% जनादेश लेकर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी और उससे तमाम पार्टी के जो छोटी पार्टियां हैं, छोटे भाई बड़े भाई और मिलकर और कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, देश के लिए करेंगे। आज जिस तरीके से हमारी ईरानी की सरकार है, अंडानी एलआईसी में जिस तरीके से आम जनता का पैसा डूबा है, एसबीआई में जिस तरीके से आम जनता का पैसा डूबा है और जनता समझ गई है यह लुटेरी और भ्रष्ट सरकार है और इसको बाहर चले जाना चाहिए। ये बार बार झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, जब नहीं चलेगा। और गोदी मीडिया के माध्यम यदि ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा लेंगे, इनको अपने आपकी आवाज कट कट के आ रही है कविता जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी आवाज कट के आ रही, थोड़ा माइक और पास पे रखेंगे तो सही आ पाएगी जी। हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो कॉम कॉली पुलाव हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जब चढ़नी थी, जब ये अपने सर्वोच्च शिखर थे, तो मात्र इन्होंने 37% वोट पाए थे और आज विपक्षी एकता एक साथ होगी। राहुल जी की बारिश उनके आपने देखा है कि पूरे देश में अपने पलकों में बैठा है, जहाँ खड़े होकर उनको देखते थे और मैं तो बहुत ज्यादा शामिल भी रहती। तकनीकी कारणों से फिर आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। एक बार फिर चलते हैं अफरोज जी के पास। अफरोज जी, देखिए आपने सुन लिया, दो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब तक एकता नहीं होगी, आप बार बार वही कह रहे हैं कि एकमात्र नेता है केजरीवाल जो मोदी जी की टक्कर ले सकते हैं। अरे आपकी लोकसभा सीट कितनी है, पहले ये बता दीजिए कुल। देखिए, आप जिस कह रहे हैं, मैं उस बात का ही जवाब दे रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को बर्बाद करने पे लगी हुई है जी, वो ईडी से लेके आईटी से लेके हर तरह के जो भी विभाग हैं, वो जनता को और विपक्ष को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं जी। कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं है और अगर कोई सामना कर रहा है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। क्यों नीतीश जी सामना नहीं कर रहे? नीतीश जी सामना नहीं कर रहे, ममता बनर्जी सामना नहीं कर रही हैं। मैं उसी बात पे ही आ रहा हूँ। उसका ताजा उदाहरण दिल्ली की निगम चुनाव की आप देख लीजिए। निगम चुनाव में जिस तरह स्थानीय निकाय के चुनाव जीत लिए अफरोज जी, आप उसको लोकसभा चुनाव से मत जोड़िए। बात आपकी सही कह रहे हैं, लेकिन जमीन से ही उसके ऊपर तक पहुंचेंगे ना। आप ये देखिए कि ये इसका कनेक्शन कहां तक जा रहा है। दिल्ली में जनता के बीच मैसेज जा रहा है, देश में मैसेज जा रहा है कि कोई पार्टी अगर लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की नीतियों की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से वो नीतियां देश को बर्बाद कर रही है, उनको हटाने के लिए एक आदमी एक पार्टी के बैनर पे सारे लोग अगर आने पे तैयार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये तो देखना होगा ना कि कौन मजबूती से लड़ सकता है, उनको हर मोर्चे पे फेल करने के लिए कौन तैयार है, जो उनकी नीतियों से। ये आकलन आपने कैसे किया? ये आकलन आपने कैसे किया कि सिर्फ केजरीवाल जी ही लड़ सकते हैं? आपकी सरकार 65 सीटें लेकर के 70 सीटें लेकर बनाए थे, उसके बाद भी 7 की 7 सीटें लोकसभा में बीजेपी जीत गई दिल्ली में। तो लोकसभा का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा और विधानसभा के मुद्दे में बहुत अंतर आता है।
देखिए समय की बात है, 12 साल पुरानी अगर पार्टी देश को ये मैसेज देने में कामयाब हो जाती है कि हाँ देश का भविष्य आम आदमी पार्टी के हाथ में है, जनता को सुविधाएं देने का जो जिनकी मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो कोई पार्टी उनको दे सकती है वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। बेसिक चीजों में आज तक काम हुआ कहाँ है? त्रिपाठी जी आप ये देखिए 70 सालों में आज भी आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। लोग पैदल कोरोना काल में जिस तरह से भागे हैं बेचारे अपनी रोजी रोटी छोड़ छोड़ के, कैसा हालात बन गए थे देश में। और आप ये बिल्कुल हालात बहुत बद से बदतर बन गए थे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब तक आप सब एक नहीं होंगे, आप कुल मिला के 14-15 सीटें पंजाब, 7 सीटें दिल्ली, इससे सोच रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे। बहुत गिरी हालत में है कांग्रेस, तो भी 52 सीटें हैं उसकी। देखिए 52 सीटें हैं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना रोल है भारत की राजनीति में, और सब क्षेत्र भी हो चाहे देश की बात हो रही हो। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि आप ये तो देखिए कि कौन लड़ रहा है और आने वाले समय में कौन कितनी ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकता है, इसका उदाहरण मैंने दिया है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरकार बना लेगी आम आदमी पार्टी, ये सारी सीटें उसकी चली आएंगी, अपने दम पे सरकार बना लेगी, ये मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी, अपने किए हुए कामों में जो भी दिल्ली में किए हैं, जो लगातार पंजाब में हो रहे हैं, और जहां पे भी हम विपक्ष में 1-2 सीटों के साथ, चाहे वो सूरत में हो, गुजरात में हो, चाहे गोवा में हो, जहां पे भी हमारा मौजूदगी है, हमारी मौजूदगी है और हमने जनता के लिए काम किए हैं, वो उनका रिजल्ट सामने होगा। और ये गठबंधन की बात अभी 24 बहुत दूर है, लेकिन जमीन तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। जो भी साथी होंगे साथ में आएंगे, और जो भी पीछे चले या आगे चले साथ में चले, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मकड़ जाल से जिस तरह से उन्होंने चूस लिया है, देश को खत्म कर दिया अडानी के जरिए, आपने हालत देख लीजिए गौतम अडानी के साथ क्या उनकी गलबैयां रही हैं। और यही वजह रही है कि ये पैसा जो नोटबंदी के साथ गबन हुआ था, गायब किया गया था, और वो घूम के आया है देश के अंदर एक पार्टी के साथ में, और कुछ लोगों चंद कारपोरेट के हाथ में आया। उससे देश को कितनी हानि हुई है उसका ताजा उदाहरण अभी आप देख लीजिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश को जितना पीछे भारतीय जनता पार्टी 8 सालों में ले जा चुकी है, अब उसको कितनी तेजी से ग्रो कर सके, कौन सी पार्टी ऊपर ले जा सके, लोगों के जीवन स्तर को पुराने हालात में ला सके, कितनी तेजी से ला सके, वो सिर्फ केजरीवाल है, इस बात पर डिपेंड करेगा। वो सिर्फ केजरीवाल है, बिल्कुल केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी की नीतियां हैं, और आम आदमी पार्टी की जिस तरह से कैबिनेट काम कर रही है दिल्ली में, पंजाब में, वो रिजल्ट सामने है उसका। लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, नौकरियां भी निकल रही हैं, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, हॉस्पिटल है, अच्छा इलाज मिल रहा है। चलिए अफरोज जी, बहुत सारी बातें आ गई आपकी, तो बहुत सी चीजें हैं जो मायने रखेंगी आने वाले 24। एक बार गौरव जी के पास चलते हैं, लेकिन एक बार बहुत संक्षेप में मनोज जी, इनको अफरोज जी को क्या मैसेज है आपका? केजरीवाल जी को कैसे समझाएंगे? अभी भी नहीं मान रहे हैं, क्या कहेंगे आप मनोज जी? थोड़ा संक्षेप। सर देखिए, कोई माने ना माने ये अलग बात है जी। अगर राज्य की स्थिति और केंद्र की स्थिति दोनों चुनाव में काफी अंतर पड़ता है, अभी आपने ही कहा जी। अब ये अफरोज जी केजरीवाल क्या निर्णय लेंगे ये ना अफरोज जी बता सकते हैं, और नीतीश जी क्या निर्णय लेंगे ना मैं बता सकता जी। मैं तो आपको यही कहा त्रिपाठी जी कि जिस तरह शुरू में वाजपेयी जी ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया और उनको सफलता मिली, एक बार में नहीं मिली, 2 बार में नहीं मिली, उसी तरह नीतीश कुमार जी सबको जोड़ने के लिए सफलता चल रहे हैं। केजरीवाल भी अच्छे लीडर हैं, इसमें मैं कहाँ कह रहा हूँ कि खराब लीडर हैं, लेकिन देश के बारे में सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, अपने स्थिति से ऊपर उठ के। ये किसी राज्य में अगर हम सरकार बना लेते हैं तो हम देश के सबसे बड़े लीडर हैं, ये हमको हटाना पड़ेगा हमको, और बीजेपी को कैसे हटाना है इस पर सोचना पड़ेगा। और जिस दिन सारे लीडर सोच लेंगे उसी दिन बीजेपी समाप्त हो सकती है। चलिए बिल्कुल, तो मैंने कहा मनोज जी 18% वोट लाएगी और बीजेपी राज करेगी। चलिए गौरव जी आपसे सवाल कुछ नहीं करना है, आपने अफरोज जी की बात सुन ली, कविता जी की बात सुन ली, मनोज जी की बात सुन ली, लेकिन जो मुद्दा बार बार विपक्ष गिना रहा है, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल का मुद्दा, डीजल का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, निजीकरण का मुद्दा, ये सारे मुद्दे अगर जनता के घर में बैठ गए, उसके दिमाग में बैठ गए, तो ये सारा आपका राष्ट्रवाद से लेकर के सारे मुद्दे आपके गौण हो जाएंगे।
देखिए, जनता के दिलो दिमाग में यह भी मुद्दा बैठ रहा है कि किस तरीके से रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, किस तरीके से बिहार में एक हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े हुए ग्रंथ का अपमान किया जा रहा है। और रही पेट्रोल और डीजल की महंगाई की जहां तक बात है, तो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल, वहां की स्टेट ड्यूटी देश के सभी राज्यों से सबसे अधिक है। तो सबसे पहले वहां कम करें। हिमाचल में सरकार बनते ही 3 रुपए वहां की कीमत बढ़ा दी गई पेट्रोलियम की। और तो और अडानी की बहुत बात कर रहे हैं, आज ही अडानी के साथ हिमाचल सरकार ने डील कर लिया। तो इस पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अलग अलग ध्रुव के लोग हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में है, बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार में जदयू है, दिल्ली में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये दंगल में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे ही। और रही बात, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाना चाहिए। और जनता बड़े ईमानदारी से दंड भी देती है और पुरस्कार भी देती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज भी देश की जनता पूरी तरह से इंटैक्ट है। और जनता का पल्स, हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। हवाई बात, अंक गणित के आधार पर सरकार बना लेना, सरकार बनाने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा कर लेना, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। अभी 1.5 वर्ष का समय जरूर है, लेकिन इस 1.5 वर्ष में हम भी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार बैठे नहीं है, वो भी जमीन पे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये लोग परसेंटेज के आधार पर, केवल तुष्टीकरण के आधार पर, और कोई अपना रंग रूप बदल ले रहा है, कोई बाबा ब्लैक शिप बन जा रहा है, उस आधार पे कह रहा है कि नहीं नया अवतार हो गया है, तो जनता का मूड बदल जाएगा और जनता के दिलो दिमाग में उनकी बातें बैठ जाएंगी। तो ये सब बहुत हास्यास्पद बातें हैं। जनता इन सब सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। और जो करेगा वही पाएगा। जो ईमानदारी से जनता के साथ खड़ा रहेगा उसी की सरकार बनेगी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के किसी भी दल से बहुत आगे है, बहुत आगे है। उसमें कहीं कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने छोटे से छोटे गठबंधन को भी उतना ही सम्मान दिया है, जबकि शिवसेना को भी अकेले दम पे सरकार बनाया जा सकता था। शिवसेना को भी उसके सबका साथ, सबका विकास। जी हाँ, आज जो शिवसेना है वो वास्तविक रूप में ओरिजिनल शिवसेना है। वो शिवसेना गलत शिवसेना थी जिसने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और वैचारिक विरोध जिनके साथ था, उनके साथ केवल सत्ता के लिए, वंश के लिए, उसको बचाने के लिए चले गए। आज जवाब उनको मिल गया और न्यायालय ने भी जवाब दे दिया, इसलिए उनकी सत्ता दरक गई, उनकी विरासत चली गई। ये बात कोई अब भूल जाए कि वो वंशवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर इस देश को रूल कर सकता है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात हो रही है, तभी देश आगे बढ़ रहा है और उसी रास्ते पर चलना भी पड़ेगा। लेकिन यह उचित नहीं है कि 3 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस ने स्टेट ड्यूटी बढ़ा रखी है तो पूरे देश को पेट्रोल और डीजल महंगा मिले, ये उचित नहीं है। श्रीवास्तव जी, आप त्रिपाठी जी, उस पर भी मैं स्पष्ट कर दूं, क्रूड ऑयल के दाम बहुत ऊपर है। कितना है क्रूड ऑयल का दाम? गौरव जी, कितना है? आज मुझे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, 146-146 डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल जब था तब 65 रुपए था। आज 100 के आसपास है क्रूड ऑयल पर बैरल, $100 के आसपास। तो जाके 100 के करीब है। सैंक्शंस लगे हुए हैं जी। आज अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पे ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर तमाम सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्थिति होती है और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो अवेलेबिलिटी होती है, उसके आधार पर रेट तय किए जाते हैं। तो जो महंगाई का, पेट्रोलियम का जो ये समय कम है, तो पहले अपने यहाँ कम करें। गौरव जी, समय कम है। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे कि क्या होगा आगे चल करके, क्या विपक्ष एक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं होगा तो क्या महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे भी बीजेपी के साथ रहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों का अगर मान लो विपक्ष एकजुट भी नहीं हुआ और सरकार इस तरह का कोई बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, इन पर अगर वो ज़्यादा संवेदनशील नहीं है तो सरकार तो जनता को तय करना कि उस पार्टी को किस लेवल पर सपोर्ट करेगी। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, 2014 के पहले सरकारें जो है गठबंधन की थी, हंग पार्लियामेंट हुआ करती थी, लेकिन 14 के बाद जो है स्थिर सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार आई। हमें लगता है कि पीछे एक जो है करीब 20-25 साल का जो वक्त था,
वो इसी तरह का था जी। तो जनता जरूर परेशान हुई थी कि ये विभिन्न दल मिल करके और माइनॉरिटी गवर्नमेंट के आधार पर जो है वो सरकारें चलाते थे जो इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद देखा गया कि जनता का एक मूड बना है कि एक इफ़ेक्टिव सरकार होनी चाहिए, बहुमत की सरकार होनी चाहिए, बहुमत अच्छे निर्णय ले सके। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने इसीलिए चुना। अब रही बात है कि ये सारे मुद्दे देखिए, इन मुद्दों पर भी अगर कोई स्थिर सरकार है और कहीं फेल्योर होती है तो फिर तो गठबंधन अगर जिस तरह से नहीं भी हो तो जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा इन मुद्दों को, जनता के मुद्दों पर। तो अब ये देखना होगा कि एक स्थिर, और फिर हमें ये लगता है कि आने वाले समय में भी जनता यही चाहेगी कि स्थिर सरकारें बने, तो इसका जो है भारतीय जनता को फ़ायदा भी हो सकता है। और यदि जनता ये तय कर ली कि जो उनके मुद्दे हैं अगर उस पर खरा नहीं उतरती है पार्टी तो उसका जो है जवाब भी जनता दे देगी। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह से अभी केजरीवाल जी की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा केवल केजरीवाल ही कर सकते हैं। भाई सवाल ये है कि केजरीवाल जी एक राज्य में मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य में सरकार बना ली है, तो केवल बिजली, पानी और जो है मोहल्ला क्लिनिक, ये 3 मुद्दे पर सरकारें जो है बनी हैं उनकी, जैसा वो मानते हैं। लेकिन उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे भी तो हैं, कहाँ कम हो गए। तो देश की जनता चुनेगी देश के मुद्दे को लेकर के। और आने वाले समय में त्रिपाठी जी हमें लगता है कि सारे दलों के लिए, चाहे जिनमें अगर एकजुट होते हैं तो भी, और भारतीय जनता पार्टी को भी जनता के कई सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। और जो संतोषजनक उत्तर दल दे पाएगा वो इस देश में राज कर पाएगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, अफरोज जी आपका, मनोज जी आपका, गौरव जी आपका और कविता जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए। तो आज हमने चर्चा की 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए की तैयारियों पर। हालांकि आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो उसी समय पता चलेगा, मगर मौजूदा समय में भी कहीं न कहीं एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा से गठबंधन करने वाले दल एक हैं तो वहीं विपक्षी दलों में बिखराव की स्थिति है। ऐसे में जब तक विपक्षी दलों में किसी एक नेता को चुनने की आम राय नहीं बनेगी तब तक एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता। जनता मांगे जवाब में नहीं। नमस्कार।